एक अनाथ लड़का अभिनव, जिसकी औकात एक झोपड़ा खरीदने की नहीं थी, क्यों उसके सामने शहर का सबसे बड़ा डॉन इरफान भाई हाथ जोड़े खड़ा था। अभिनव एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था, जिसकी शादी शहर की एक मासूम और करोड़पति घराने की लड़की अनन्या से हुई थी। लेकिन इस शादी से सिंह खानदान में कोई खुश नहीं था। मैं बाहर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ इस घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। हटा के से। अभिनव को बड़े दिनों बाद आज घर में अकेले रहने का ये मौका मिला था और उसे ऐसी शांत फीलिंग बहुत पसंद थी। अभिनव ने अपने लिए मैगी बनाई और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। शाम को लगातार बजती घंटी की आवाज ने अभिनव को जगा दिया। दरवाजे पे उसकी बीवी अनन्या थी। उसने अभिनव के बिखरे हुए बाल और सिलवटों वाले कपड़े देखकर तुरंत ही उससे पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? नहीं, मैं तो दोपहर को आ गया था। वैसे तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आया है क्या आज? नहीं तो वो मुझे कॉल क्यों करेगा? अपने भाई का नाम सुनकर अचानक से अनन्या को याद आया कि उसके भाई ने वीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेशन का सारा मैटर चिराग के हाथ में दे दिया है। यही सोचकर अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। कल रात तुम कहाँ थे? वो मैं कल अपने पुराने दोस्त के घर पे गया था। बात करते करते लेट हो गया तो वहीं सो गया था। वैसे मिस्टर अकरम किस टाइप के इंसान है? मतलब? क्या उनके पास इतना टाइम है कि पूरी रात तुम्हारे साथ बातें करे? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? एनीवे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। अभिनव अनन्या के लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हरदेव सिंह भी घर लौट आए। अभिनव को देखकर हरदेव सिंह ने हमेशा की तरह अजीब सा रिएक्शन दिया और सीधा अनन्या के सामने चिंतित होकर बैठ गए। दादाजी क्या हुआ? आपका मूड किसने ऑफ कर दिया? अरे और कौन हो सकता है बेटा, वो एक ही तो है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के। दादाजी आखिर बात क्या है? आप मुझे बता, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। जरूर इसके जीन्स में कोई फॉल्ट होगा। ये बोलते हुए हरदेव का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर वो अभिनव को सुनाई दे ऐसी आवाज में बोले, अरे मैं तो चाहता हूँ अभिनव एक बार अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवा ले। अरे मैं तो तुम दोनों का भला ही चाहता हूँ, और क्या। अपनी पसंदीदा पास्ता देखकर अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। पहली बार अभिनव की तरफ से अनन्या को केयर फील हुई। हालांकि अभिनव तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनन्या ने अभिनव को ध्यान से देखा ही कहाँ था। आज देखा तो पास्ता जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। अभिनव और अनन्या की आंखें टकराई और अनन्या ने धीरे से थैंक यू कहा। अभिनव को भी एहसास हो गया था कि अनन्या के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया है। न चाहते हुए भी अनन्या अभिनव की ओर आकर्षित होने लगी थी। अनन्या, अगर कल तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आए, वो बीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेशन की बात करे, तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। मतलब थोड़ा सा टाइम लेना, उससे भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। अपनी बात कहने के बाद अभिनव सो गया। जैसे तैसे अनन्या ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनन्या अपने काम से घर से निकल गई, तो उसके पीछे पीछे अभिनव भी होटल सफायर की तरफ निकल पड़ा। अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखी थी। सिंह परिवार के लिए वो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और नाकारा घर जमाई था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंपनी द माफिया किंग का नया बॉस बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे टाइगर के नाम से जानते थे। संजय के हत्याकांड के बाद अकरम ने अभिनव को 18 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा। वहां उसकी हर दिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग की गई और उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। अभी अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज वो और अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने
अभिनव को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, टाइगर, सिंह फैमिली ने बीआर ग्रुप पार्टनरशिप की बात करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम चिराग है। उसको जाने के लिए कह दो। चिराग भी बीआर ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया तो ये चिराग के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब चिराग लौटा और जो भी हुआ उसे जब सनी के सामने बयां किया तो उसका चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। सनी पूरी तरह से हेल्पलेस था और अब उसके पास अनन्या को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी ओर अनन्या अपने दादाजी के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा कि सनी की तरफ से कॉल आ रहा था। अनन्या ने कॉल उठाते ही लाउड स्पीकर पर लगाया। हाँ जी भैया। अनन्या, तुम्हारे भाई को तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। क्या तुम हेल्प करोगी? हेल्प? भैया मैं कुछ समझी नहीं। वो बात ऐसी है कि हमारे और बीआर ग्रुप के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ था उसको लेकर मैंने ये तय किया है कि आज के बाद हमारी सारी डील्स तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल ही बीआर ग्रुप के ऑफिस जाना होगा और वहाँ बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी न्यू आर्टिस्ट के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। ये सुनकर कल रात को जो कुछ भी अभिनव ने कहा वो अचानक से अनन्या के दिमाग में फ्लैश होने लगा। तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। सॉरी भैया, आपने ये मैटर चिराग को संभालने के लिए दिया था ना, तो मुझे लगता है कि हाफ वे डन ही हो गया है तो उसे ही संभाल दीजिए। वो क्या है ना, अगर 4 लोग एक खीर बनाए तो खिचड़ी बन जाती। चलिए भैया, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भैया का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि बीआर ग्रुप के साथ अब मुझे ही कॉर्पोरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब अभिनव ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था। आज बहुत दिनों बाद अभिनव की मुलाकात अकरम से हो रही थी। एक अकरम ही तो था जिसने अभिनव को उसकी असली पहचान से रूबरू करवाया था, टाइगर नाम से रूबरू। टाइगर, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ, इधर बैठो। अकरम ने अभिनव को सम्मान देते हुए मेन चेयर पर बैठाया और कहने लगा कि उसने उसे एक खास मकसद के लिए बुलाया है। उसके बाद अकरम ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। अकरम ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और अभिनव को देखने लगा। इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। पिछले 18 सालों से ये अमानत मेरे साथ थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसके हाथों में जाए जिसकी अमानत है। लंच में हर वैरायटी का खाना था, लेकिन अकरम का ऐसे जल्दबाजी में वहाँ से चले जाना अभिनव के लिए चिंता का विषय बन गया था। पता नहीं अकरम अंकल को अचानक से क्या काम आ गया। अपना लंच खत्म करने के बाद अभिनव अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर अभिनव का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स में एक कैप्सूल थी। उसे देखकर अभिनव के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। क्या है? अभिनव ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। उसने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैप्सूल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। वो एकाएक चौंक गया। हालांकि अकरम उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कहीं अब अभिनव मर तो नहीं जाएगा कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते अभिनव बेहोश हो गया। तो किसी ने बेवकूफी बनाया है। ताकत वाकत तो छोड़ो, दर्द अलग दे दिया है। ऊपर से साली ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे ही कमरे की सफाई हुई वैसे ही अनन्या और हरदेव घर आ गए। अच्छी शॉपिंग होगी ना हाँ। और टाइम पर भी हो गए, एकदम टाइम पर। तुमने खाना बना दिया? दरअसल मुझे काम था तो मैं खाना नहीं बना पाया।
मैं सोचता था क्यों नहीं आज हम बाहर खाना खाने चल रहे हैं। अनन्या को भी अभिनव की बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिनव का बदला रूप देखकर अनन्या अभिनव से चिढ़ नहीं सकती थी, इसलिए अनन्या ने कहा, एक्चुअली दादाजी मैं भी सोच रही थी कुछ दिनों से क्यों ना हम खाना खाने बाहर चले। अभिनव ने अनन्या से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो भी गिफ्ट देगा, वो सबसे हटके होगा, लेकिन उसके बाद भी अनन्या के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव अपने हाथ में ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है, तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। क्या यार अभिनव, कम से कम बॉक्स तो गिफ्ट रैप करवाती। अरे मुझे वैसे भी रैप नहीं कराना था और मेरे पास टाइम भी नहीं था ये रैप कराने का। खैर छोड़िए ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बॉक्स कैसा है, बॉक्स के अंदर सामान क्या है, वो मैटर करता है ना। अब जब सभी लोग भैया को गिफ्ट देने लगे तब इस बॉक्स को उन गिफ्ट्स के साथ रख देना। इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम बोलो। सनी सिंह का वफादार दोस्त चिराग ये सब देख रहा था और अभिनव को जलील करने का ये सुनहरा मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अब ये फटीचर भी पार्टीज में आएंगे। चिराग, अभिनव मेरा पति है, खबरदार अगर उसे नीचा दिखाया तो। लोग अनन्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर इस फटीचर को पता भी तो होना चाहिए कि इसकी शादी एक करोड़पति लड़की से हुई है। कब तक ऐसे भिखारियों की तरह घूमता रहेगा? सिंह खानदान के लोग अभिनव को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। जैसे ही चिराग ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ अभिनव की ओर बढ़ाया, वैसे ही अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और कड़क अंदाज में बोला, क्या तू अभी भी मुझे मारना चाहता है? कुत्ते कमीना, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। जैसे ही चिराग के मुंह से शोले फिल्म का ये पुराना डायलॉग आया, अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से ट्विस्ट किया कि चिराग की हालत खराब हो गई और वो चीखने लगा। मुझसे बहुत नफरत है ना, घिन आती है मुझसे। तो मेरा हाथ तुझे लगेगा तो खुद से भी घिन आएगी। अपनी ताकत का ऐसा अंजाम देखकर अभिनव खुद चौंक गया था। इतनी ताकत अचानक उसमें कैसे आई? कहीं ये अकरम से मिली कैप्सूल का कमाल था? दूसरी तरफ चिराग दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़ा था। ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज सनी का जन्मदिन है, खुशियां मनाने का दिन। अभिनव भी हरदेव को गुस्से से घूरे जा रहा था। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा नाम चिराग ओबरॉय नहीं। ये बोलते हुए चिराग ने अपना फोन बाहर निकाला था और एक नंबर डायल किया। चिराग ने अभिनव की जान की सुपारी शहर के सबसे खतरनाक गुंडे इरफान को देती थी। अपने आदमियों के साथ इरफान गुस्से से जैसे ही अंदर आया, चिराग ने उससे कहा, इरफान भाई फाइनली आप आ गए। बोल चिराग, क्या मसला है? कौन सी गंदगी को साफ करना है? वो कचरा इरफान भाई। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा है। जिस कुत्ते को भौंकने की आदत हो उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए क्या? कसम से तेरे में बहुत एरोगेंस है। अब तेरे जैसे छोटे इंसान के सामने मैं एरोगेंट भी नहीं हो सकता क्या? अभिनव के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई भूत आ गया था। तूने अब भी मुझे नहीं बचाना इरफान, याद कर। इरफान भाई अभिनव को घूरने लगे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को अभिनव को जाना पहचाना सा लग रहा था। इस हाथापाई में अभिनव की उंगली से एक रिंग नीचे गिर गई और लुढ़क कर इरफान भाई के कदमों में आकर रुकी। उस रिंग को जब इरफान भाई ने उठाया तब उन्हें लगा जैसे उन्होंने अंगारों पर पांव रख दिया। वो तुरंत अभिनव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, टाइगर मुझे माफ कर दो टाइगर, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या अब अभिनव का राज सबके सामने आने वाला है? क्या अब उसे अपनी असली पहचान सबको बतानी पड़ेगी? क्या अभिनव इरफान को माफ कर देगा? क्या होगा जब चिराग को अभिनव की असलियत पता चलेगी? आखिर बीआर ग्रुप से अभिनव का क्या ताल्लुक है? क्या अकरम ने दी हुई पिल का कोई साइड इफेक्ट होगा? इन सभी राजों से आप बस एक ही क्लिक दूरी पर हैं, तो तुरंत नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें।